गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। हमने लास्ट चैप्टर 10 डिस्कस किया था, हेलो एल्केन हेलो एरिन। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। यानी हमारे को कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना है और उन यौगिकों का अध्ययन करना है जिनमें नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह है। अगर आप अध्याय नंबर 11 की बात करें तो उसमें हमारे अध्याय का नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग 1, समझिए, जिसमें एल्कोहल फिनोल ईथर था। तो वो ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह ज्यादा थे तो दो भाग बना दिए थे, एक भाग 1 एक भाग 2, एक अध्याय नंबर 11 एक अध्याय नंबर 12। ठीक है। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हैं वो इस एक चैप्टर में है, इसलिए इसके दो भाग नहीं बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह अगर बात करें तो अपने पास 1 डिग्री एमीन, अगर नाइट्रोजन पर 2 संयुक्ताएं पूरी हो रही हैं तो ये आ रहा है 2 डिग्री एमीन, और यह है 3 डिग्री एमीन। यानी हमारे पास एक तो आ जाते हैं एमीन। यानी इस चैप्टर में हमारे को एमीन की स्टडी करनी है, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन है। ठीक है। ऐसे देखो, अपने पास साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये अपने पास साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। तो इसी चैप्टर में अपने को साइनाइड आइसोसाइनाइड का भी अध्ययन करना है। साथ में अपने पास नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह NO2 नाइट्रो और ON डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो होता है बच्चों और ये होता है नाइट्राइट। इनकी भी स्टडी इसी चैप्टर में करनी है। ठीक है। ऐसे अपने पास जो है N2X प्लस माइनस और यहां AR, ये होता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसकी भी स्टडी अपने को इसी चैप्टर में। देखिए, इसमें नाइट्रोजन आ रही है, नाइट्रोजन आ रही है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे अपने पास अमाइड आता है, अमाइड आता है। जब यहां पर C डबल बॉन्ड O है, ये NH2 और ये NH2, ये यूरिया होता है ये। तो अपने को इस चैप्टर में इन सब की स्टडी करनी है। किन की? एमीन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रोनाइट्राइट, BDC, अमाइड और यूरिया, इन सब में नाइट्रोजन आ रहा है। तो अपन ने क्या करें, इसके पार्ट बना दिए, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, ऐसे। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम किसका लेंगे? एमीन का। यानी चैप्टर को, जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो एक साथ पूरी रोटी को थोड़ी खा जाते हैं, ले छोटे छोटे बाइट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, खाते हैं और खत्म हो जाती है रोटी। ऐसे इतना बड़ा चैप्टर है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। समझ आई बात? तो इसमें फर्स्ट पार्ट अपन क्या ले रहे हैं बच्चों? पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं, पार्ट A ले रहे हैं, एमीन। एमीन जिसको अंग्रेजी में अमाइन कहते हैं। तो आप घबराना मत ऐसे कि ये एमीन है कि अमाइन है। मैं एमीन बोलूं तो भी वही है, अमाइन बोलूं तो भी वही है। बोलो जी, कोई तकलीफ नहीं।
अगर इस एमीन की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर NH2 है तो 1 डिग्री एमीन है। इस पर एक कार्बन 1 डिग्री एमीन है, 2 कार्बन 2 डिग्री एमीन आ रहा है, 3 आ रहे हैं तो 3 डिग्री एमीन आ रहा है। और ये जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। यहां से H जाता है प्लस R आता है तो ये बनता है RNH2। फिर इसमें क्या होता है, प्लस R आता है, एक H चली जाती है, RNHR। ये 1 डिग्री एमीन है, ये अमोनिया है। बच्चों ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आप ये समझने की बातें हैं। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना तो 2 तरीके की बातें होती है, एक समझने वाली और एक समझकर याद करने वाली। एक समझ में आ गई ठीक है, एक समझ में तो आ गई और उसको याद रखो कि एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखूंगा मैं। समझ में आ रही बात? यस। तो यहां से अमोनिया 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। फिर इसमें फिर क्या होगा, R आएगा, -H जाएगा, RNR और R क्या बन गया, ये 3 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से अपने पास पार्ट फर्स्ट ए आ रहा है एमीन। एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आ गए और ये अमोनिया के व्युत्पन्न बनते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? यस। अब देखिए आप, इसमें हमारे पास एमीन में डिग्री समझ में आ गई। ये बहुत काम आएगी, अपने बहुत काम में आएगी, ये डिग्री बहुत काम में आने वाली है, ठीक है? अब इसमें एक और आता है इसका लवण। इस अमोनिया का लवण भी बनता है, ठीक है? कैसे, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। लवण, मेरे पास अमोनिया है और वो गलती से H+ ले लेती है तो बनता है NH4+, अमोनियम लवण। अमोनियम लवण बनता है, ठीक है? क्या बनता है बच्चों? अमोनियम लवण। ये अमोनियम लवण ऐसे बना होता है। ये समझने की बातें हैं बच्चों, समझने की है। ये प्लस इस पर बना दिया, ये अमोनियम लवण हो गया, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर यहां पर इस पर चारों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूरी होती हैं, किससे पूरी हो रही है? किससे पूरी हो रही है? एल्किल समूह से। तो फिर यहां ये टेट्रा एल्किल अमोनियम, जैसे मान लीजिए ये है और यहां ये अमोनियम जो है वो HCl से रिएक्शन कर रही है। तो अब यहां इसके पास में जैसे NH4Cl बनेगा, NH4+ और Cl पर क्या जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये भी क्या है? लवण है। अमोनियम क्लोराइड लवण है, बात में आ गई? ऐसे ये अमोनियम, इसके साथ में कोई भी लवण आ सकता है। जैसे क्लोराइड बनाना है तो Cl-, ये बनाना आना चाहिए। ऐसे इसके साथ कोई हेलोजन आएगा तो उस पर माइनस आ जाएगा। टेट्रा एल्किल अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड इसका नाम हो जाएगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं भाई, ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखो, हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर इसके बाद में ये पढ़ लेंगे, 1 बाय 1 कंप्लीट कर देंगे इसको। तो पता चल गया ना इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन ये पढ़ने वाले हैं ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रोजन है, ठीक है? यस। ये समझने वाली बातें हैं बच्चों।
देखिए अगर यहां पर हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे लवण का ही CH3N CH3, और यहां पर Cl, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रामेथिल अमोनियम। नाम लिखना आना चाहिए, टेट्रामेथिल अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। अगर यहां मान लो एथिल है C2H5, तो एथिल भूल जाएगा, C2H5। ये लो टेट्रा एथिल अमोनियम। अब यहां कुछ भी हो सकता है, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो क्या बोल दूंगा? टेट्रा एथिल अमोनियम, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। यस, बन गया। तो ऐसे इन लवण का भी अपने को नाम लिखना आना चाहिए। यहां से ऐसे नहीं कि साहब ये साबुन का वर्गीकरण करो, ये नाम लिखो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है जी, यस। हाँ, अब देखो आप यहां अगर मेरे पास pH दे रखा हो, pH, अब सर ये pH क्या है? ये pH क्या है? अरे ये वही है जो तुम पढ़े हुए हो, प्लस माइनस। फेनिल है, अरे मैंने कहा था बेंजीन है, और उसमें से एक हाइड्रोजन चली गई, है ना, एक हाइड्रोजन चली गई। ये क्या हो गई? इसकी मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी। तो ये कौन था? बेंजीन। क्या बन गया ये? फेनिल। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 5। बस ऐसा है। इसको pH से भी लिख दिया जाता है, और इसको क्या लिख दिया जाता है? pH फेनिल। इसको कभी कभी AR भी लिख दिया जाता है, जो आपको बताया हुआ है, AR एरिल। एरिल में कितना कार्बन? एरिल में 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन। ठीक है, यस। तो यहां से अपने पास इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा फेनिल, टेट्राफेनिल अमोनियम अमोनियम ब्रोमाइड। यस, टेट्राफेनिल अमोनियम ब्रोमाइड। इस तरीके से जो है अपने पास एमीन में लवण बने हैं, अमोनिया से उसके लवण बने हैं, उनकी जानकारी अपने पास आ गई है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास फर्स्ट पार्ट ए, एमीन। एमीन का हम वर्गीकरण करते हैं डिग्री के हिसाब से। एमीन का जब वर्गीकरण करते हैं डिग्री के हिसाब से, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आ गया। लेकिन हम आधार बदल दें, जैसे आप बहुलक चैप्टर याद करो, बहुलक में अपने पास आया था बहुलकों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का आधार बदल गया था, तो बहुलकों के प्रकार भी बदल गए थे। कभी वो इधर आ रहा था तो इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। यानी वर्गीकरण हमेशा आधार पर डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो।
बात समझ में आ गई? तो हम डिग्री के हिसाब से अगर एमीन को बताएं, हम डिग्री के हिसाब से एमीन को बताएं तो कौन से एमीन आए अपने पास? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन। समझ आई बात? कौन कौन से आए? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन, ये आ गए। अब अपने पास एमीन को फिर आगे 2 भागों में बोला गया है, एक एलिफेटिक एमीन और दूसरा एरोमेटिक एमीन। चलो उसी को डिस्कस करते हैं। अब एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट बन गए, एक एलिफेटिक एमीन और दूसरा एरोमेटिक एमीन। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं। यस, अब अपने पास आ गया एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन। दो एमीन हो गए यहाँ, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। बच्चों आप लोगों को एरोमेटिसिटी का नॉलेज पहले से होना चाहिए। आपको 11th में पढ़ाया होगा सर ने कि एरोमेटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट में तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं सिखा सकता, और उसको यहाँ क्यों लें, हम नाइट्रोजन वाले यहाँ पर एरोमेटिक के पूरे गुण बताएं ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन तो ये पढ़ रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी जो है अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि एरोमेटिक क्या है, पर मैं आपको थोड़ा याद दिला सकता हूँ। क्या? एरोमेटिक यौगिक वो हैं जो समतल चक्रीय होते हैं। एरोमेटिक यौगिक वो हैं जो समतल चक्रीय हैं। समझ आई बात? यानी आप कैसे पता लगेगा समतल चक्रीय? उसमें वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत होना चाहिए। दूसरा, उसकी पूरी वलय में अनुनाद होना चाहिए, और वो अपने आप हो जाएगा। जब हर परमाणु sp2 संकृत है तो पूरी वलय में अनुनाद हो जाएगा, आप घबराओ मत। तो आप ये देख लेना कि वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 है या नहीं है। ठीक। दूसरी बात, जो वलय में अनुनाद हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं उनके जोड़े विषम है या नहीं है। अगर विषम है तो एरोमेटिक है, नहीं है तो नहीं है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप एरोमेटिक पहचान सकते हैं। जैसे बात करें बेंजीन की, बेंजीन एरोमेटिक है। क्यों है? पहला, मैंने कहा था समतल चक्रीय होना चाहिए, नहीं पहचानते कि समतल चक्रीय क्या है। आप तो प्रत्येक परमाणु का संकरण देख लेना, हर कार्बन परमाणु का sp2 संकरण है जो कि वलय में है। sp2 sp2 sp2, वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित आ गया। सही बात? अच्छा, अब इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद मैंने सिखा दिया आपको। अनुनाद होता है तो इलेक्ट्रॉन की कितने जोड़े आ रहे हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े। विषम है। क्या है? विषम है। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई एरोमेटिक होने के लिए कहानियां नहीं सुन के 2 बातें याद रखो विशेष। प्रत्येक परमाणु वलय होनी जरूरी है। वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत हो और विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े चक्कर लगाने चाहिए। हो गया एरोमेटिक। तो बेंजीन जो है अपने आप में एरोमेटिक निकल कर आता है। तो यहां अपन बात करते हैं एलिफेटिक।
एलिफेटिक में मेनली ध्यान रखना कि जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक हो सकता है। और जो एल्किल समूह है, जो एल्किल ग्रुप है वो ऑलवेज एलिफेटिक है। यस, एल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज एलिफेटिक, हमेशा एलिफेटिक है वो। बात समझ में आ गई? तो एल्काइल ग्रुप वाला क्या होगा भाई? एलिफेटिक होगा। तो एलिफेटिक एमीन जो है वे हैं जिनमें नाइट्रोजन, जिनमें एमीन की नाइट्रोजन, जिनमें एमीन की नाइट्रोजन से सीधा यानी डायरेक्ट एल्किल समूह जुड़ा हो। ठीक है, जैसे देखो आप, यस, ये एलिफेटिक एमीन है जिसको अपन क्या कहते हैं? मेथिल एमीन। CH3NH, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है क्योंकि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। R भी हो सकता है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? 2 डिग्री एमीन। और नाम क्या हो जाएगा इसका? डाइमेथिल एमीन। नाम इसका डाइमेथिल एमीन होगा। ये अपने आप में एलिफेटिक एमीन है। ऐसे ही ये पहचानना आना चाहिए भाई, इसका नाम हो जाएगा ट्राइमेथिल एमीन। ये सब एलिफेटिक एमीन है। यहां कोई भी R ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेथिल हो। ये हो सकता है RNH2, ये हो सकता है RNHR, ये क्या हो सकता है? RNR और R, ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अपने पास क्या हो गए? ये एलिफेटिक एमीन हो गए जिनमें नाइट्रोजन सीधा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, सीधा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, सीधा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये एलिफेटिक एमीन हो गए। तो अपने पास जो था पहला, ये कौन सा था? एलिफेटिक एमीन। यहां मैं लिख देता हूं। अब क्या लिखना, आप समझ में आ रहा है आपके? ये एलिफेटिक एमीन चल रहा था, ये एलिफेटिक एमीन। अब किसकी कहानी लेंगे हम? एरोमेटिक एमीन की। पता चल रहा है नहीं किसकी कहानी सिखाई है मैंने? एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। और आपका स्वास्थ्य वगैरह सब बढ़िया चल रहा है? कोई तकलीफ नहीं? यस। एरोमेटिक एमीन को फिर आगे 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है कि नहीं? इसको फिर आगे 2 भागों में बांट दिया है। एरिल एमीन, एलिफेटिक एरोमेटिक को आगे कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? एरिल एमीन। एरिल एमीन में क्या होता है कि जो बेंजीन वलय है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। देखो, ऐसी जुड़ी होती है। जुड़ी हुई है। तो ये एरिल एमीन है सारे। ये 1 डिग्री एरिल एमीन, 2 डिग्री एरिल एमीन, ये 3 डिग्री एरिल एमीन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से 1 कार्बन 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 कार्बन 2 डिग्री,
नाइट्रोजन से 3 कार्बन 3 डिग्री। इसका नाम है एनिलीन। याद रखना भाई, ये एनिलीन है, ठीक है ना। इसको कहते हैं डाइफेनिलेमिन। इसको क्या बोल देंगे? ट्राइफेनिल। ये सारी बातें सीखने की हैं। कहीं लिखा हो डाइफेनिलेमीन तो समझ जाना भाई डाइफेनिल यानी 2 बेंजीन वाले जुड़ी हुई हैं, डाइफेनिलेमीन बनेगा। ये ट्राइफेनिलेमीन ये होगा, ये एनिलीन है। तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि साहब एमीन का वर्गीकरण करो आप, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएगा, राजस्थान बोर्ड में कभी नहीं आएगा कि एरिल एमीन का क्या है, 4 उदाहरण लिखो, एमीन का वर्गीकरण करिए, नहीं, ऐसे नहीं आता भाई। पहचान आना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आइडेंटिफिकेशन अपने को होना चाहिए। तो बातचीत चल रही थी एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन की। तो ये जो था अपने पास, ये था एलिफेटिक एमीन। ये क्या था? एलिफेटिक एमीन था। ये कौन सा आ गया? एरोमेटिक एमीन था। एरोमेटिक एमीन को 2 भागों में बांट दिया, एरिल एमीन और दूसरा होता है एरिल एल्किल एमीन। तो इसमें मैं दूसरा पार्ट लूंगा। ये एलिफेटिक एमीन थे, ठीक है, यस। देखो दूसरा अपने पास आ गया एरिल एल्किल एमीन। एरिल एल्किल एमीन। अगर एल्किल एरिल की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो किसी एल्किल भाग से जुड़ी होती है और वहां उस पर एरिल जुड़ा हुआ है। इसमें देखो एक जगह अगर एरोमेटिक पार्ट आ गया तो कंपाउंड एरोमेटिक ही होता है। एक जगह अपने पास एरोमेटिक आ गया तो एरोमेटिक भाग ही बनता है, ये एरोमेटिक ही होता है कंपाउंड। इससे नहीं कि एलिफेटिक हो गया, नहीं, एरोमेटिक भाग बन गया किसी कंपाउंड में तो एरोमेटिक लक्षण दर्शाएगा और एरोमेटिक ही होगा, ठीक है, एक ही हो गया। और देखो आप, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ CH2, ठीक है। अब इस पर और ऐसा हो सकता है CH2, ये हो गया, 2 जुड़ गए साहब। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर CH2 बेंजीन वाला, बेंजीन वाला, ओहो इधर, अरे रे गलती हो गई आपसे, गलती हो गई लिखने में। देखो CH2 आना था, फिर बेंजीन वाला आ गई, ये हो गया। तो ये सब जो है ना एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन है, समझे। इसका नाम ध्यान रखना भाई, इसका भी नाम ध्यान रखना है भाई। कुछ ज्यादा परेशान करेंगे आपको, जो ज्यादा परेशान करते हैं उनको ज्यादा याद रखा जाता है, उनका तोड़ पहले ढूंढा जाता है कि नहीं है। तो यहां से इसको कहेंगे हम बेंजिलेमीन। सर ये बेंजिल कहां से आया? अरे बाल को मैं आपको बताऊं कि ये टोलुइन था। क्या था? टोलुइन। ये लिख देता हूं, टोलुइन था, टोलुइन था। इस टोलुइन में से एक हाइड्रोजन गई थी यहां से,
और ऐसे बना था। याद करो गुजरा जमाना, संयुक्ता फ्री थी, इसका नाम था बेंजिल। जब यहां से और हाइड्रोजन गई थी तो इस पर 2 संयुक्ता फ्री हुई थी, इसका नाम था बेंजिल, बेंजल। और फिर यहां से एक और चली गई थी, जब एक और चली गई थी तो ये बन गया था बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो ऐसे बनता है। तो ये वाला ज्यादा काम का होता है। तो इसका नाम हो गया बेंजिल, ये बेंजिल, और आगे क्या जुड़ जाएगा? एमीन। तो ये बन गया बेंजिल एमीन। क्या बन गया? बेंजिल एमीन। ऐसे ही इसमें 2 बार आ रहा है, ये भी बेंजिल है और ये भी बेंजिल है। क्या बोल दूंगा? डाई बेंजिल एमीन, डाई बेंजिल एमीन। इसमें 3 बेंजिल आ रहे हैं, बोल दूंगा ट्राई बेंजिल एमीन। ट्राई बेंजिल एमीन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है ये एमीन का वर्गीकरण खत्म हो जाता है। ठीक है, जो अपने पास एमीन होते हैं उनका वर्गीकरण खत्म होता है। तो ये जो अब तक इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है उसमें डायरेक्ट नहीं आता कि ये लिख कर बताओ, ये करो, वो करो। एक इंट्रोडक्शन है जो अपने को पता होना चाहिए, सामान्य बातें हैं जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आगे लेक्चर में आएंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखो, कर्टियस अभिक्रिया लिखो, श्मिट अभिक्रिया लिखो, ऐसे ऐसे रिएक्शंस आती हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो वो सब आएंगे। तो ये अपने इंट्रोडक्शन इसका शुरू किया था। इसमें अब अपने पास आता है एमीन का नामकरण। जैसे वर्गीकरण खत्म हुआ है अब क्या आएगा बच्चों? एमीन का नामकरण। ठीक है, और नामकरण की कहानी जब भी आती है तो अब मैं क्या कह सकता हूं? नोमेनक्लेचर को नोमेनक्लेचर में पढ़ो। उसके लेक्चर मैंने आपको अलग से दे रखे हैं। हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर आएगा, हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर आएगा। लेकिन मैं क्या कहूंगा, नोमेनक्लेचर अपन ने पहले पढ़ लिया है, अपने पास पहले आ चुका है, इसके बारे में अपन कोई बातचीत नहीं करेंगे। एमीन का नामकरण इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको उसमें लेक्चर देखना। और साथ में जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें जो एमीन का नामकरण दे रखा है वहां पर जो उदाहरण दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना भैया, आएगा, उनमें से आएगा। और नामकरण के आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं पुस्तक में, उनको भी पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर के बारे में अपन कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो एमीन का वर्गीकरण खत्म हुआ, पार्ट फर्स्ट लिए थे एमीन, वर्गीकरण खत्म हुआ, नामकरण खत्म हुआ। इसके बाद में अपने पास आएगा समावयवता और इसके विरेचन की विधियां। देखो हर चैप्टर में ज्यादा जो है मुख्य आधार क्या लिया है चैप्टर में, कि किसी के भी बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। मेनली विरेचन की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये 2 मेनली चलती हैं। इसके इर्द गिर्द ये साइड में पापड़ जैसा काम करती है खाना खाने के साथ। बात समझ आ गई? जैसे खाने के साथ पापड़ इंपॉर्टेंट होती है ना, कई बार चूरमा दाल बाटी खाने जाते हैं, हनुमान जी यार पापड़ भी ले आओ भाई साहब, तो ये साइड की पापड़ जैसा काम करती हैं। ठीक है, बाकी हर चैप्टर में अपन क्या पढ़ते हैं, उसके विरेचन की मीन्स प्रिपरेशन की, उसके बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसकी मतलब विधियां और रासायनिक अभिक्रियाएं, वो कैसे कैसे किन किन के साथ रिएक्शन करता है, ये मुख्य आधार होता है। तो इस चैप्टर में अपन पता चल गया क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें मैंने बता दिया एमीन, नाइट्रो, नाइट्राइट, है ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सबको पढ़ना था। ठीक है, और इन सब की क्या पढ़नी है अपने को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों आज इस लेक्चर को अपन यहाँ फिनिश करने जा रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया है, नोमेनक्लेचर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे आइसोमेरिज्म इन अमाइंस, यानी एमीन में
समावयवता तथा एमीन के विरचन की रासायनिक अभिक्रियाएं कि एमीन कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को आप एक नई एनर्जी के साथ लेंगे, नए उत्साह के साथ लेंगे और पुस्तक से पढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।